नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय आड़ी में आपका स्वागत है। क्या दुबई बैठक से कोई ठोस परिणाम निकलेंगे? दैनिक भास्कर। हाईकमान संस्कृति हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक। फर्जी मुस्तैदी जनसत्ता। कैसे हो ठोस कचरा प्रबंधन राष्ट्रीय सहारा। महाझूठ के खिलाफ हिंदुस्तान। भारतीय श्रम बल में बजने लगी युवा और महिला भागीदारी। बढ़ने लगी युवा और महिला भागीदारी। अब आर्टिकल विस्तार से। क्या दुबई बैठक से कोई ठोस परिणाम निकलेंगे? दैनिक भास्कर। पर्यावरण संकट पर आगामी 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक 28वीं सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दुबई में होगी। क्या क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट सहित पर्यावरण परिवर्तन के नए तथ्यों और उनके संकट को लेकर दुनिया के प्रमुख देश चर्चा करेंगे। वैसे इस दिशा में हुई अभी तक की कोशिशें बेनतीजा रहीं। गरीब देशों पर अपने यहाँ सुधार का दबाव है, जबकि असली संकट बड़े देशों के कारण है। उनसे अपेक्षा है कि वे गरीब देशों को आर्थिक मदद देंगे। ये सच है कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रारंभिक पूंजी काफी ज्यादा लगती है, जिसमें विकासशील देश सक्षम नहीं है। रास्ता एक ही है, धनी देश आकर उनकी मदद करें। कुछ संस्थाओं के संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 1% अरबपति साल भर में जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उतना दुनिया के बाकी 99% में से किसी भी एक को करने में 1500 साल लगेंगे। इस बीच यूएन की रिपोर्ट है कि इस वर्ष के 86 दिन तापमान वृद्धि इस वर्ष के 86 दिन तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री को पार कर 2 डिग्री पहुंच गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तमाम तथाकथित कोशिशों के बावजूद वर्ष 2022 में कार्बन उत्सर्जन 57.4 अरब टन यानी 1.2% ज्यादा रहा। कोरोना में गतिविधि कम होने से 4.7% कम हुआ था, लेकिन अब फिर ये आंकड़ा 2019 के रिकॉर्ड को पार कर चुका है। बहरहाल दुबई बैठक अहम होगी। हाईकमान संस्कृति हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक। पवन के वर्मा, लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद। लगता है हमने एक अस्वीकार्य विरोधाभास को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया है। वो यह है कि दुनिया भारत के उन कुछ लोकतंत्रों में से एक है जहाँ मतदाता के पास तो चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन राजनीतिक दलों के सदस्यों के पास लगभग बिल्कुल नहीं। पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र की कमी हमारी राजनीति की विशेषता बन गई है। यहाँ एक हाईकमान संस्कृति प्रचलित है जिसका आदेश अंतिम होता है और उसके विपरीत किसी विचार को न केवल विचार का न केवल स्वागत नहीं किया जाता, बल्कि वह दंडनीय भी होता है। लोकतंत्र की एक स्थिति, उपस्थिति और अनुपस्थिति दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की विराली ही विशेषता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी खुले संवाद की संस्कृति कांग्रेस के भीतर एक मानक की तरह मौजूद थी। महात्मा गांधी के विचार भले ही अधिकतर स्वीकार किए जाते हों, लेकिन वह कोई फरमान नहीं होता था, बल्कि उसके लिए वैध रूप से एक नैतिक दबाव बनाया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार पटेल के बीच मतभेदों के बावजूद संवाद की गुंजाइश थी। यही स्थिति पार्टी फोरम और कैबिनेट दोनों में दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बीच भी थी। इंदिरा गांधी के उदय के बाद यह बदला। निर्बाध नेतृत्व और व्यक्ति पूजा के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। उनकी नेतृत्व क्षमता असंदिग्ध थी, लेकिन आज्ञाकारिता की अनुचित प्रवृत्ति को प्रश्रय देने से उन पर ग्रहण लग गया। अतीत के कांग्रेस नेता इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया जैसे किसी नारे से नाराज या शर्मिंदा हो सकते थे या उसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन श्रीमती गांधी ने उसका स्वागत किया। 1959 में जब नेहरू ने मीडिया से पूछा कि क्या वे इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक वंशवाद के विचार का मानसिक रूप से विरोध करते हैं। फिर भी इंदिरा प्रधानमंत्री बनी और उनकी असामयिक हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भी। राजीव के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली अध्यक्ष बनी। उनके पुत्र राहुल के हाथों में अब कमान है। अब तो जैसे एक परिपाटी ही बन गई है। आज भारत भर में अलोकतांत्रिक रूप से संचालित होने वाले राजनीतिक घरानों ने एक कुरूप परंपरा कायम कर दी। यह सच है कि अगर कोई राजनेता अपने माता-पिता के नक्शे कदम पर चलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अलोकतांत्रिक यह है कि राजनीतिक घराने की संतान को स्वतः ही पार्टी के सिंहासन का उत्तराधिकार स्वीकार लिया जाता है। अमेरिका या यूके के विपरीत भारत की पार्टियों में आंतरिक चुनाव ज्यादातर एक प्रहसन की तरह ही होते हैं। यह आज भाजपा में भी आ गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एक स्वस्थ कोलिजियम के तहत शीर्ष पर
अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई अन्य नेता निर्णय लेते थे। पार्टी में किसी एक का निर्विवाद अधिनायकवाद मजबूत नेतृत्व का भ्रम दे सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से अवांछनीय है। सबसे पहले तो यह नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय चर्चा और बहस के बिना ले लिए जाते हैं, तो वे अक्सर मनमानीपूर्ण होते हैं। दूसरे यह एक वास्तविक मेरिटोक्रेसी के विकास को खासी क्षति भी पहुंचाता है, क्योंकि तब हाँ में हाँ मिलाने वालों को उन पर तरजीह दी जाने लगती है, जो प्रतिभाशाली और विचारशील हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तब की तब नेता की क्षमताओं को असंदिग्ध और संपूर्ण मान लिया जाता है। उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। यह दरबारी संस्कृति को भी बढ़ावा देता है, जो लोकतंत्र के लिए अस्वास्थ्यकर है। इसका ये अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद केवल नेता के साथ अपनी निकटता के कारण सत्ता पर अनुचित दबदबा रखने लगता है। यह शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है और भविष्य के उन नेताओं और नेतृत्व के वैकल्पिक धड़ों के उदय को रोकता है, जो सुप्रीमो के लिए खतरा माने जाते हैं। चाटुकारिता के माहौल में नेता की जोरदार प्रशंसा की जाती है और बार-बार उनका नाम लेते हुए सभी चीज़ों के लिए उसे श्रेय दिया जाता है। वफादारी और परीक्षा में प्रतियोगिताओं से आगे निकलने के लिए दरबारियों की होड़ मची रहती है। भारत जैसी संवादप्रिय सभ्यता में लोकतंत्र के रक्षकों में ही व्याप्त यह अलोकतांत्रिकता गहरी चिंता का विषय है। फर्जी मुस्तैदी जनसत्ता। सूचना तकनीक के तीव्र प्रसार ने जहां एक तरफ बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं सूचना तकनीक के तीव्र विस्तार ने जहां एक तरफ बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं कई चुनौतियां भी पेश की हैं। इस तकनीक के उपयोग बहुत सारे ऐसे लोग भी करने लगे हैं, जो समाज में अस्थिरता, नफरत, वैमनस्यता और उत्तेजना फैलाना या किसी को बदनाम करना, सनसनी पैदा करना चाहते हैं। झूठी खबरों और सूचनाओं के चलते अनेक जगहों पर लोगों को होकर उत्तेजित होकर भीड़ हिंसा करते हुए भी देखा जा चुका है। ऐसी सूचनाओं पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी उपाय किए हैं, मगर अब यह एक नई चुनौती के रूप में डीप फेक से फर्जी तस्वीरें बनाकर इंटरनेट के सामाजिक मंचों पर साझा करने की प्रवृत्ति उभरी। डीप फेक दरअसल कृत्रिम मेधा के जरिए किसी और के चेहरे पर किसी और का चेहरा चिपकाकर नकली तस्वीर बनाने की विकसित कर ली गई एक तकनीक है। पिछले दिनों इस विधि से कुछ फिल्मी अभिनेत्रियों की भौंडी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, जिसे लेकर उन्होंने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई थी। उस पर चर्चा चली तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भी इस तरह की गरबा करते हुए एक तस्वीर फैलाई गई थी। डीप फेक की बढ़ती प्रवृत्ति पर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। अब केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस तरह की तस्वीरें साझा करने को लेकर गंभीरता दिखाई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सोशल मीडिया मंचों को संचालित करने वाली कंपनियों के साथ बैठक की और उन्हें ऐसी गतिविधियों की पहचान करने, उन पर रोक लगाने के उपाय तलाशने को कहा। मंत्री ने इसके लिए जल्द ही नए कानून बनाने की घोषणा की। दरअसल डीप फेक ही नहीं, पूरी कृत्रिम मेधा को लेकर रचनात्मक काम करने वालों में गहरी चिंता और क्षोभ देखा जा रहा है। इससे बौद्धिक संपदा में खुली सेंधमारी होने, फर्जी सूचनाओं, तस्वीरों और रचनात्मक संवेदनशील विधाओं में भौंडी नकल की अराजकता पसरने का खतरा महसूस किया जाने लगा। बहुत सारे लोग इसका रोजगार पर भी बुरा असर भांप रहे हैं। हालांकि कृत्रिम मेधा के चलन को पूरी तरह रोकने की हिमायत नहीं की जा सकती, क्योंकि विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में बदलती जरूरतों के मद्देनजर इसकी उपयुक्तता असंदिग्ध कही जा सकती। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इससे नई क्रांति की उम्मीद की जा रही, मगर रचनात्मक कामों में इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। एक फर्जी और नकली रचनात्मक संसार पसरने लगा। इसका सबसे अधिक दुरुपयोग समाज में विकृति पैदा करने वाले कर रहे हैं, इसलिए इस पर तत्काल लगाम लगाना वक्त की जरूरत है। किसी भी तकनीक का विकास इस मंशा से नहीं किया जाता कि समाज और मानव जीवन को विकृत किया जा सके, विद्रूप रचा जा सके, मगर कुत्सित और उपद्रवी मानसिकता के लोग उनका दुरुपयोग कर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते ही कानून के भय से ही उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जब कृत्रिम मेधा को लेकर इतने बड़े पैमाने पर आशंका जताई जा रही है और उसके दुरुपयोग के शुरुआती प्रभाव समाज पर दिखने शुरू हो गए हैं, तो निसंदेह सरकार से इसके लिए एक प्रभावी नियामक तंत्र विकसित करने और कंपनियों को जवाबदेह बनाने की अपेक्षा की जाती है। अच्छी बात है कि सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही इसे लेकर समग्र रूप से व्यवहारिक कानून आएंगे, जिससे हर तरह की आशंका का शमन संभव हो सकेगा। कैसे हो ठोस कचरा प्रबंधन दाशी सहारा। रजनीश कपूर। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को हम सालों से सुनते आ रहे हैं। एक से एक सनसनीखेज वैज्ञानिक रिपोर्टों की बातों को हमें भूलना नहीं चाहिए। यह भी नहीं कि दिल्ली से निकलने वाले
गंदे कचरे, कूड़ा-करकट को ठिकाना लगाने का पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया। सरकार यही सोचने लगी है कि कूड़ा कहाँ फेंकवाया जाए या इसका निस्तार यानी ठोस कचरा प्रबंधन कैसे किया जाए। ज़ाहिर है, इस गुत्थी को सुलझाए और जलाए जाने लायक कूड़े को चोरी-छिपे जलाने के अलावा और क्या चारा बचता होगा। इस गैर कानूनी हरकत से उपजे धुएँ और जहरीली गैसों की मात्रा कितनी है, जिसका कोई हिसाब किसी भी स्तर पर नहीं लगाया जा रहा। इन सब के चलते आम नागरिकों पर सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों से असुविधा हो रही है, परंतु सरकार की प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियाँ असल कारण तक नहीं पहुँच पा रहीं। जब कोई अपने सपनों का वाहन खरीदता है, तो उसे उसकी कीमत के साथ-साथ रोड टैक्स, जीएसटी आदि टैक्स भी देने पड़ते हैं। इन टैक्स का मतलब है कि यह सब राशि सरकार की जेब में जाएगी और घूमकर जनता के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी, परंतु रोड टैक्स के नाम पर ली जाने वाली मोटी रकम क्या वास्तव में जनता पर खर्च होती है? क्या हमें अपनी महँगी गाड़ी चलाने के लिए साफ-सुथरी सड़कें मिलती हैं? क्या टूटी-फूटी स सड़कों की मरम्मत स सड़कों की समय से मरम्मत होती है? क्या सड़कों की मरम्मत करने वाली एजेंसियाँ अपना काम निष्ठा से करती हैं? इनमें से अधिकतर सवालों के जवाब आपको नहीं में मिलेंगे। सवाल यह भी है उठता है कि सरकार द्वारा वाहन प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने की दृष्टि से कोई नियम कानून लागू किए गए हैं। इनमें अहम है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल इंजन को सड़कों पर चलने की अनुमति न देना। इसके साथ ही जिन वाहनों को चलने की अनुमति है उन सभी में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी होना अनिवार्य है। पिछले वर्ष नवंबर में दिल्ली सरकार ने एक आदेश के तहत वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना चलने वाले वाहनों पर 10,000 रुपए का मोटा जुर्माना लगाने के आदेश दिए थे। दिल्ली की सड़कों पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस किस की पुलिस इसे सख्ती से लागू करते हुए नजर भी आए। हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर पर एक जहरीली हवा की चादर चढ़ जाती। पर्यावरण विशेषज्ञ नेता और संबंधित सरकारी विभाग हर साल की तरह इस साल भी इस समस्या को लेकर सिर खपा रहे हैं। उन्होंने अब तक के सोच विचार का नतीजा यह बताया है कि खेतों में फसल कटने के बाद जो ठूंठ बचते हैं उन्हें खेत में जलाए जाने के कारण ये धुआं बना है जो एनसीआर के ऊपर छाया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो हर साल ही होता है, तो नए जवाबों की तलाश क्यों की जा रही है? आनन-फानन में हर वर्ष दिल्ली सरकार कई कदम उठाकर कई तरह के प्रतिबंध पर लगा देती है। इसमें निर्माण कार्य पर रोक लगाना, भवन की तोड़-फोड़ पर रोक लगाना, पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाना, कूड़े को जलाने पर रोक लगाना आदि शामिल है। निर्माण कार्यों पर रोक तो समझ में आती है, परंतु जिन पुराने वाहनों पर रोक लगती है, उससे सरकार को क्या हासिल होता है, यह समझ नहीं आता। उदाहरण के तौर पर यदि आपका वाहन 10 साल पुराना नहीं है और उसमें वैध पीयूसी सर्टिफ़िकेट है, तो वह प्रदूषण के तय मानकों की सीमा में ही हुआ, यानी आपका वाहन अनियंत्रित प्रदूषित नहीं कर रहा है। इसके बावजूद अपनी गाड़ियों में नियमित पीयूसी जाँच करवाने वालों को प्रतिबंध के चलते सड़क पर लाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। क्या यह उचित है? कोई मजबूरी में प्रतिबंधित वाहन को सड़क पर ले भी आता है, तो पुलिस वाले 20,000 रुपए का चालान वसूलने लगते हैं। ऐसे में लोग चालान ना देने के लिए या तो बहाने बनाते हैं या पुलिस वालों की जेब गर्म कर देते हैं, यानी प्रदूषण की समस्या के साथ-साथ भ्रष्टाचार जैसी समस्या भी जन्म ले लेती। ठीक उसी तरह जब वाहन खरीदने पर उपभोक्ता रोड टैक्स देते हैं, तो उन्हें सड़कों की दुरुस्त हालत क्यों नहीं मिलती है? टूटी-फूटी सड़कों पर वाहन अवरोधों के साथ चलने पर मजबूर होते हैं। नतीजतन जगह-जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। जाम में खड़े हो रहकर आप न सिर्फ अपना समय बल्कि महँगा ईंधन भी ज़ाया करते हैं। जितनी देर जाम लगा रहेगा, आपका वाहन बम्पर टू बम्पर चलेगा और बढ़ते प्रदूषण की आग में घी का काम करेगा। ऐसे में जिन वाहनों को पुराना समझकर प्रतिबंधित किया जाता है, उससे ज़्यादा नए वाहनों से प्रदूषण होता है। इसलिए लोक निर्माण विभाग या अन्य एजेंसियों की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि सड़कों को दुरुस्त रखें ताकि प्रदूषण को बढ़ावा ना मिले। प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसके असल कारणों पर गौर करना होगा, तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो पाएगा। महाझूठ के खिलाफ हिंदुस्तान, डीप फेक अर्थात महाझूठ के खिलाफ अगर केंद्र सरकार कानून बना रही है तो यह स्वागत योग्य है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को सोशल मीडिया कंपनियों, एआई कंपनियों और अन्य शोधकर्ताओं के साथ बैठक के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अगले 10 दिन में डीप फेक से निपटने के लिए एक स्पष्ट कार्रवाई योग्य योजना जारी करेगा। साथ ही केंद्र सरकार नए कानूनी प्रावधानों का एक मसौदा भी तैयार करेगी ताकि किसी भी तरह की गलत सूचना पर अंकुश लगाया जा सके। वास्तव में दुनिया में महाझूठ की ये समस्या सोशल मीडिया या इंटरनेट की दुनिया में इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी20 जैसे मंच पर चिंता का इज़हार कर चुके हैं। डीप फेक की शुरुआत हास्य विनोद के लिए हुई थी, लेकिन अब इसका उपयोग चरित्र हनन, शोषण और दुष्प्रचार के लिए ज़्यादा होने लगा। किसी की छवि बिगाड़ने का एक चस्का इसलिए भी चलन में आ गया है कि तकनीक तौर पर लोग सक्षम हो गए। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनके ज़रिए किसी भी छवि के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। अतः अब केवल ग्राफ़िक्स या कलात्मक कमाल नहीं मात्र नहीं है, गंभीर अपराध भी एक रूप है।
मोटे तौर पर जो योजना सामने आ रही है उनके अनुसार डीप फेक पर रोक की योजना के 4 स्तंभ होंगे। डीप फेक या गहरी गलत सूचना का पता लगना, इन गहरी गलत सूचनाओं को परिदृश्य से हटाकर या घटाकर खत्म करना, इन अपराध के रिपोर्टिंग तत्व को मजबूत करना और जागरूकता फैलाना। यह योजना तारीफ के योग्य है और ये उपाय पहले ही कर लेने चाहिए। अगर वर्तमान कानूनों के दायरे में ये अपराध नहीं आ रहे हैं तो नए कानूनों की तैयारी प्रशंसनीय है। जब कानून आएगा तब आएगा। सरकार को अभी ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि डीप फेक के पुराने मामलों की भी पड़ताल होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। सरकार की इस घोषणा मात्र से महाझूठ के मामलों में कमी आएगी। दंड की कमी की वजह से ही महाझूठ फैलाने वाले गली-गली में पसरने लगे हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया से हो रही कमाई भी इसके लिए जिम्मेदार है। डीप फेक को रोकने पर खास तौर पर सोशल मीडिया प्रबंधन करने वाली कंपनियों को भी जवाबदेह बनाना होगा। डीप फेक के खिलाफ बनने वाला नया कानून जाहिर है अनेक स्तरों पर परामर्श से गुजरेगा। इसमें किसी भी तरह से सेंध की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी चरित्र हनन के लिए महाझूठ गढ़े जाते हैं। अतः महाझूठ का सहारा लेने वाले राजनीतिक दलों या संगठनों या कंपनियों को जवाबदेह बनाना जरूरी है। ये अच्छी बात है कि सभी मीडिया कंपनियां इस बात से सहमत हैं कि डीप फेक की लेबलिंग और वाटरमार्किंग जरूरी है। इसी साल की शुरुआत में तेलुगु अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक फर्जी वीडियो वायरल होने के बाद से सरकार गंभीर हुई है, लेकिन इस दिशा में अधिकारियों की पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया मंचों को 2 पत्र भेजकर उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। तकनीक तरक्की और खासकर एआई के साथ मिलकर महाझूठ दुनिया के लिए दिनों दिन खतरनाक होते चले जाएंगे। अतः अगर हम समय रहते जाग जाएंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। भारतीय श्रम बल में बढ़ने लगी युवा और महिला भागीदारी। वी अनंत नागेश्वरन, अर्थशास्त्री। भारत के श्रम बाजार के संबंध में 2 हालिया घटनाक्रम हमारा ध्यान खींचते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत चीन से आगे निकल गया है। कामकाजी उम्र की आबादी में हमारी हिस्सेदारी अगले 13 वर्षों तक बढ़ेगी। दूसरा, प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन ने कार्निवल में महिला भागीदारी पर अपने काम के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। ये खबरें पिछले माह भारत के वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के जारी होने के साथ मेल खाती हैं। साथ ही इससे रोजगार में मौजूदा रुझानों को समझने में भी सहूलियत होती। युवा रोजगार में वृद्धि हो रही है। भारत के उत्तरी व मध्यवर्ती राज्यों में युवा आबादी के साथ साथ युवा रोजगार में भी वृद्धि हो रही। PLFS के अनुसार युवा आयु 15 से 29 वर्ष बेरोजगारी दर 2017-18 के 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई है, जबकि युवाओं की श्रम बल भागीदारी दर LFPR 38.2% से बढ़कर 44.5% हो गई। साल 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6.90 करोड़ युवा, बिहार में 3.50 करोड़ युवा और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ युवा हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ युवा बेरोजगारी दर साल 2017-18 के 16.7% से घटकर 2022-23 में 7% हो गई। भारत में युवाओं की आबादी बढ़ाने वाले राज्यों में अब युवा रोजगार में वृद्धि का नेतृत्व कर रहे हैं। महिला श्रम बल भागीदारी दर में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं में शिक्षा बढ़ी है, उनके नामांकन में भारी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात JER को लें तो 2004-05 में 24.5% से बढ़कर 2021-22 तक 58.2% हो गया है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 6.7% से 4 गुना हो गया था। अब 27% से अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने लगी हैं। इससे आने वाले दशकों में भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ जाएगी। इससे भारत के कार्यबल में गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ध्यान रहे, भारत में 1/4 आबादी 15 वर्ष से कम उम्र की और आधी से अधिक आबादी 30 से कम उम्र की है। भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। यह 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है। कामकाजी स्त्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ ही स्वरोजगार व कृषि कार्य में हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। सबसे पहले स्वरोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि ग्रामीण उत्पादन में स्त्रियों के बढ़ते योगदान का संकेत है। यह कई कारणों से हुआ है, जिसमें कृषि उत्पादन में निरंतर उच्च वृद्धि व स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के विस्तार से महिलाओं के समय और संसाधन की बचत हुई। क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में प्रस्तुत एक शोध पत्र में यह निष्कर्ष सामने आया है कि हर घर नल जल से भी कार्यबल में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट में भी इस तथ्य को दोहराया गया। दूसरी बात, जहां महिला कार्यबल की संरचना कृषि की ओर झुक रही है, वहीं पुरुष कार्यबल का झुकाव कृषि क्षेत्र से दूर हो रहा है।
ग्रामीण महिला कार्यबल के बीच व्यवसाय के रूप में कृषि की हिस्सेदारी 2017-18 में 73.2% से बढ़कर 2022-23 में 76.2% हो गई है। वहीं ग्रामीण पुरुष कार्यबल में कृषि हिस्सेदारी 55% से घटकर 49.1% हो गई। तीसरी बात, ग्रामीण महिला कार्यबल में कुशल कृषि श्रमिकों के बढ़ते अनुपात 2018-19 में 48% से बढ़कर 2022-23 में 59.4% तक और प्राथमिक कृषि श्रमिकों की हिस्सेदारी में गिरावट के चलते संरचनात्मक बदलाव हुआ है। कृषि स्त्रियों ने कृषि कर्म छोड़ने वाले पुरुषों की भरपाई की है, यानी कृषि कर्म का महिलाकरण कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव की ओर इशारा करता है। यह आपदा या संकट प्रेरित लाभ का संकेत है और ये गंभीर कला सिनेमा से ज़्यादा चक दे इंडिया जैसी सुखद कहानी है। धन्यवाद।